जिंदगी का भंवर है। तुम्हारी इस घर में आने की वजह से, तुम्हारी राजवीर की जिंदगी में आने की वजह से ये घर बिखरा है। पार्टी ने तो आपको निष्कासित कर दिया, लेकिन क्या आपने भी मान लिया कि क्या आप पार्टी के निष्कासित सदस्य हैं? मेहमान बनकर मैं इस घर में आई थी और आज इस घर से जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम घर छोड़कर जा रही हो? हाँ दीदी। नहीं सोनाली, तुम्हें कहीं भी ठोकर खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी तो हूँ, मेरा घर भी तो है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ मेरे घर पर आ जाओ, यहाँ आकर रहो। नहीं दीदी, मुझे अब और किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। बेवकूफी भरी बातें मत करो सोनाली। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम जिस तरह से भी चाहो जी सकती हो। लेकिन तुम फिलहाल कहाँ कहाँ भटकती रहो, कहाँ कहाँ ठोकरे खाती रहो। तुम मेरी बात मान लो और मेरे घर आ जाओ, फिर आराम से फैसला करना कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए वक्त भी होगा। मेरा घर खाली पड़ा है, मैं अकेले ही रहती हूँ। तुम मेरे फ्लैट में रह सकती हो। मैं तुम्हें अभी एड्रेस SMS करती हूँ। हाँ, क्या सोच रही हो तुम सोनाली? कुछ नहीं दीदी। तो तुम आ रही हो ना? ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। राकेश जी, सारे फेस्टिवल और खुशी के जितने भी कार्यक्रम हैं हमने रद्द करा दिए हैं। और मैंने भी नीरज को फोन किया था और अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए थे कि मुख्यमंत्री जी को डिस्टर्ब ना किया जाए और उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए जाएं। बिल्कुल ठीक कहा। उनके दुख का तो केवल एहसास ही कर सकते हैं। ये हादसा भी इसी वक्त होना था जबकि सरकार के कई सारे जरूरी काम निपटाने हैं। 2 दिन बाद ही विधानसभा सत्र शुरू होने वाले हैं। हम आपसे इसी विषय में बात करने आए राकेश जी, कि इस विधानसभा सत्र का क्या करें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आप तो जानते हैं कि विधानसभा सत्र के लिए तारीखें पहले से ही फिक्स होती हैं ताकि सभी विधायक इस सत्र में हिस्सा ले सकें। हम भी यही सोच रहे हैं राकेश जी। देखिए, प्रदेश की तरक्की के लिए कई सारी योजनाओं को पास कराना था, लेकिन अगर यह सत्र आगे बढ़ा दिया गया तो फिर हम विधायकों पर यह दबाव नहीं बना सकेंगे कि उन्हें सत्र में उपस्थित रहना अनिवार्य है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ जो हादसा हुआ है, क्या उस वजह से हम विधानसभा सत्र को आगे नहीं कर सकते? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने क्या सोचा है ये भी तो हमें नहीं मालूम। मेघना जी, अगर संभव हो तो शारदा जी से आप स्वयं बात करें, फिर उनसे सलाह लेने के बाद ही इस सत्र के बारे में कोई निर्णय करें। ठीक कहते हैं आप, लेकिन मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में सारे कार्यों को पूरा करना भी तो। हाँ राकेश जी, हम एक अच्छा सा मैसेज पूरे विधायकों में सर्कुलेट करा देते हैं। इससे हमें उनकी उपस्थिति का पता भी चल जाएगा और हमें फैसला लेने में आसानी होगी। ठीक कहती हैं आप। राकेश जी, इस काम को आज ही पूरा कर लीजिए। ठीक कहते हैं आप। मैं सबको मैसेज करके उन सबकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करता हूं। जी। ये लीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? शारदा देवी के बारे में सोच रहा था। कितने बड़े दुख की बात है ये। आखिर क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर। ठीक कह रहे हैं आप, शायद इसी को नियति कहते हैं। एक पल में क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। ये तो वही बात है कि अचानक से एक तूफान आया और शारदा जी की सारी खुशियां उड़ा के ले गए। हाँ, अब शारदा जी की जिंदगी में क्या रह गया? इकलौता बेटा था वो उनका। कल कितनी खुश लग रही थी वो। मेघना जी बता रही थी कि शारदा जी पहले अपने पति, बेटे और बहू से अलग रहती थी, लेकिन अब उनके साथ रहती है। शायद यही खुशी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी। लेकिन मेघना जी ने भी नहीं सोचा होगा ये सारी खुशियां कुछ ही देर की मेहमान है। हाँ, जब हमारा ही दिल ये सोचकर फटा जा रहा है तो उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। बस हम तो यही कह सकते हैं
कि ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। क्या हमें उनके घर जाना चाहिए? मैंने मेघना जी से इस बारे में बात की थी। वो कह रही थी कि शारदा जी ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है, तो इसलिए उनसे मिलना भी शायद मुश्किल होगा। हाँ, कोई जाकर के भी क्या कर लेगा? किसी की सांत्वना से वो कमी तो पूरी नहीं हो जाएगी। कभी कभी तो जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश भी जख्मों को और बढ़ा देती है। तुमने बहू को ये बात बताई? नहीं, कल मैंने बताना ठीक नहीं समझा, पर आज जरूर बता दूंगी। आओ बेटा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शारदा जी तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हैं, इसलिए तुमसे ये बात छुपाना ठीक नहीं होगा। कौन सी बात माँ जी? बेटा, राजवीर को तो तुम जानती ही होगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हो पाई राजवीर से। दरअसल वो शारदा जी के यहाँ कल एक हादसा हो गया। राजवीर का कल एक्सीडेंट हो गया। क्या? और राजवीर अब कैसा है? वो नहीं रहा बेटा। बेटा, खुद को संभालो। माँ जी, मैं तो खुद को संभालूंगी, पर शारदा आंटी खुद को कैसे संभालेंगी? क्या गुजर रही होगी उन पर? बेटा जाओ, बहू को संभालो, जाओ। सचमुच शारदा की ये हादसा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी? कैसे संभालेंगी वो खुद? लेकिन माँ, मैंने कभी ऐसा भी महसूस नहीं किया कि आप मुझे याद करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मुझे फोन करके मेरा हालचाल पूछा। माँ, आप तो अपनी दुनिया में इतनी व्यस्त हो गई कि आपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़ दिया। माँ और बेटे का रिश्ता दिखावे का नहीं होता है बेटा। कोई भी माँ अपने बेटे को नहीं भूल पाती, और ना ही माँ के दिल से कोई बेटे की यादों को मिटा सकता है। खुद को संभालने की कोशिश करो शारदा, खुद को संभालने की। राजवीर के चले जाने के बाद मैं टूट सी गई हूं। पता नहीं मैं खुद को संभाल पाऊंगी या नहीं। कुछ समझ नहीं आया। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं शारदा, लेकिन खुद को तो संभालना होगा ही। राजवीर के दिल में हमारे लिए बहुत सारी शिकायतें थी। वो ये समझता था कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, और देखिए सारी शिकायतें अपने दिल में लेकर ही चला गया हम। नहीं शारदा, राजवीर की शिकायत दूर करने की मैंने बहुत कोशिश भी की, और उसको ये बात का भी पता था कि जनता जनार्दन पार्टी से मैं उसको टिकट दिलाने वाला हूं, उसे सदस्यता दिलाना चाहता, और उसे पार्टी में जगह देने के लिए मैंने पार्टी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पहले तो हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सके, और जब करने का वक्त आया तो वो हमसे कितना दूर चला गया। ये कसक तो जिंदगी भर रहेगी शारदा, कि हम अपने बेटे को खुशी नहीं दे सके। जो वो चाहता था वो हम उसे नहीं दे सके। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे नफरत करते हैं। शायद मैं इस नफरत के लायक भी हूँ,
जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाए, किसी की जिंदगी में ऐसे दाखिल हो जाए, उसके लिए आपकी ये नफरत जायज भी है। आज आप लोगों की नफरत ने मुझे अच्छी तरह से अपनी गलती का एहसास दिला दिया है और मेरी इन गलतियों का प्रायश्चित सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे सिर्फ एक ही चीज का अफसोस रहेगा, इस घर में रहने के बावजूद दोनों के दिल में ये जगह नहीं बना पाई। पापा जी, माँ जी, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। राकेश जी ने सारे विधायकों को मैसेज तो कर दिया है, अब देखते हैं कि उनका जवाब कब तक आता है। देवव्रत जी, जवाब भी आ ही जाएगा। रजनी जी का फोन। हेलो। नमस्कार महासचिव जी। नमस्कार रजनी जी, बोलिए। अभी एक मैसेज आया है जिसमें विधानसभा सत्र को आगे खिसकाने की बात है। आपको तो मालूम है कि मुख्यमंत्री जी के घर इतना बड़ा हादसा हो गया है, उसी के मद्देनजर हम लोग विधानसभा सत्र को 15 दिन आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, मगर ये तो उस पर निर्भर करता है कि बाकी विधायक 15 दिनों के बाद वहां उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं। चलिए, ये भी अच्छा किया आप लोगों ने। आप क्या कहती हैं? आपकी क्या व्यस्तता है? अगर ये सत्र 15 दिनों के लिए आगे बढ़ जाता है तो क्या आप उपस्थित हो पाएंगे? मेरी चिंता मत कीजिए महासचिव जी, आप जब भी विधानसभा सत्र रखेंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगी। मेरी ओर से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जी धन्यवाद रजनी। नमस्कार। तमाम विधायकों के जवाब तो आने भी लगे हैं और दिव्या बता रही थी कि तकरीबन 60 विधायकों के जवाब तो आ भी गए हैं, जिनमें से 55 विधायक विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की सूरत में हाजिर होने की बात कर रहे हैं। तो फिर विधानसभा सत्र को 15 दिन आगे बढ़ा ही देते। बिल्कुल ठीक। तो यह तय हुआ कि हम विधानसभा सत्र को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ा देते हैं। हाँ महासचिव जी, कहिए। हाँ, आप जो भी कहना चाहते हैं बिना झिझक कह सकते हैं। अगर आप लोगों ने विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला किया है तो ठीक है। क्यों आए हो यहाँ? जी, अब ये पूरा घर तुम्हारा है। सोनाली तो इस घर से जा चुकी है। तुम यही चाहती थी ना? अब तो तुम्हारे खुशियां मनाने का वक्त है। अगर राजवीर इस वक्त यहाँ होता तो सोनाली को इस घर से निकालना बहुत मुश्किल होता। तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल भी आसान हो गई। सोनाली तो इस घर से जा चुकी है। अब इस घर में जब तक चाहो तुम रह सकती हो। अब तुम्हारे अधिकार छीनने वाला कोई नहीं है यहाँ। कैसा अधिकार बाजी? सारे अधिकार तो राजवीर से जुड़े थे। अब जब राजवीर ही नहीं है तो इन अधिकारों का क्या करेंगे? हम तो आपसे सिर्फ ये कहने आए थे, सोनाली को वापस बुला लीजिए। हाँ माँ जी, सोनाली को वापस ले आइए। अब उसके जाने से क्या हो जाएगा? आप शायद सही कहती थी, हम ही इंसानियत भूल गए थे, इसीलिए भगवान ने हमें इतनी बड़ी सजा दी। विधायक होने के नाते
मैं विधानसभा में ये सवाल जरूर उठाता, हंगामा करता कि पार्टी सरकार के दबाव में काम कर रही है। जिंदगी एक भंवर है। रहने दो, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब ये पूरा घर तुम्हारा है, जैसे रहना चाहती हो तुम रह सकती हो। अब जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, वरना हम पश्चाताप की आग में जलकर मर जाएंगे। हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। तुम्हें माफ कर देने से मेरा बेटा वापस नहीं आने वाला है, ना तुम्हें ना सोनाली को। दोनों में से मैं किसी को माफ नहीं करने वाली। जाओ यहाँ से। रागिनी तो जैसे मुझे उस घर से निकलवाना चाहती थी, और जब से माँ जी ने उस घर में वापस आने का फैसला किया था, तब से तो जैसे रागिनी को बहाना मिल चुका था मुझे घर से बाहर निकालने का। तो क्या मुख्यमंत्री जी भी ये चाहती थी कि तुम वो घर छोड़कर चली जाओ? नहीं दीदी, माँ जी और पापा जी ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन रागिनी कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी। जबकि राजवीर मुझे उस घर से जाने देने के पक्ष में नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले रागिनी ने साफ साफ कह दिया था कि माँ जी और पापा जी को यह फैसला लेना होगा कि वो मुझे इस घर में रखना चाहते हैं क्या नहीं। ओह, इसका मतलब रागिनी तुम्हें हर हालत में उस घर से हटाना चाहती है। हाँ दीदी, उसने तो खाना पीना भी बंद कर दिया था और राजवीर को जान देने की धमकी दी थी, जबकि राजवीर ने उसे ये साफ कह दिया था कि अगर मैं ये घर छोड़कर गई तो वो भी ये घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी दीदी कि राजवीर की ये बात सच हो जाएगी और वो हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। राजवीर के बाद तुमने भी तो वो घर छोड़ दिया, तो इसमें जीत तो रागिनी की ही हुई ना? नहीं दीदी, मैं जानती हूँ इसमें किसी की जीत नहीं है, सबकी हार है। बलदेव सिंह और शारदा देवी ने तुम्हें उस घर से निकालने का फैसला क्यों किया? रागिनी तो अब भी उस घर में है। क्योंकि असल में तो रागिनी उस घर की बहू है ना, और मैंने वो घर अपनी मर्जी से छोड़ा है दीदी, इसलिए आप इन सब में किसी को जिम्मेदार मत ठहराइए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि काश वो घर मैंने पहले ही छोड़ दिया होता तो राजवीर के साथ ये हादसा नहीं होता और वो हम सबके बीच में होता। सोनाली, तुम्हारे सोचने से क्या होता है? जो हादसे होने होते हैं ना, वो तो हो ही जाते हैं। नहीं दीदी, ये सब रागिनी की जिद की वजह से हुआ है। रागिनी ने उसे जानबूझकर धमकी दी थी, जिसकी वजह से राजवीर बहुत ज्यादा अपसेट था और वो वैसे ही घर छोड़कर निकल गया। दीदी, मैंने उसे फोन भी किया, उसे समझाया, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है। और उसके बाद वाली मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार फोन करके और परेशान मत करो। उसके बाद एक ऐसे हादसे की खबर आई जिस हादसे ने सिर्फ हमारी जिंदगी वीरान नहीं की, बल्कि उस पूरे खानदान को वीरान कर दिया। आज माँ जी और बच्चे के पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं दीदी, कुछ भी नहीं। सोनाली, अब तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी तो सोचना है। अब रात बहुत हो गई है, तुम आराम करो, कल बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आइए रजनी जी, सरकार की ओर से आपको भी सूचना मिली होगी ना कि विधानसभा सत्र 15 दिन के लिए टाल दिया गया है। हाँ, कल मेरी भी बात हुई थी। शायद हालात को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। यह हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ रजनी जी।
मैं तो ये सोचकर बैठा था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। मेरे पास कोई मंत्री पद नहीं है, लेकिन विधायक तो मैं आज भी हूं। और विधायक होने के नाते मैं विधानसभा में ये सवाल जरूर उठाता, हंगामा करता कि पार्टी सरकार के दबाव में काम कर रही है। मुझे किस आधार पर पार्टी से निकाला गया है? जी हाँ सरकार, ये सवाल उठाकर आप हंगामा तो खड़ा कर ही सकते हैं। हाँ, लेकिन अब इसके लिए मुझे 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा और 15 दिन बाद ही मामला ठंडा पड़ चुका होगा। आप पार्टी से निकाले जाने पर अपना विरोध जताएं, इस पर कोई कदम उठाएं, उससे पहले ही आपको शक के दायरे में डालने की ये उन लोगों की सचमुच कोई साजिश तो नहीं है। जिंदगी एक भंवर है। आप ठीक कह रहे हैं शंकर प्रसाद जी। अगर आप ये सवाल उठाते तो शायद पार्टी और सरकार दोनों को सोचना पड़ता, लेकिन तब तक तो ये बात पुरानी पड़ चुकी हो। आपने टीवी देखा? पुलिस अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि राजवीर का एक्सीडेंट उसकी गलती, लापरवाही की वजह से हुआ, यानी कि राजवीर अपनी गलती की वजह से मारा गया। हाँ, बात तो यही सुनने में आ रही है। लेकिन मीडिया इस बात को उलझाने की कोशिश में लगी हुई है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, राजवीर की मौत पर मीडिया को सवाल उठाने का मौका मिल गया। मीडिया सवाल उठा रही है कि राजवीर उस वक्त अकेला कहां जा रहा था, राजवीर गाड़ी क्यों ड्राइव कर रहा था, उसका ड्राइवर कहां था। लेकिन इस सवाल को उठाने का क्या मतलब है? अरे मीडिया को तो बस मुद्दा चाहिए। मीडिया के सवाल उठाने का मतलब यह है, आज बलदेव सिंह के जनता जनार्दन पार्टी में शामिल होने की घोषणा होने वाली थी। राजवीर को पार्टी की सदस्यता मिलने वाली, और उससे ठीक पहले यह हादसा हो गया। अब मीडिया का यह कहना है कि इसके पीछे किसी की कोई चाल तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं। कमाल की बात है ना, ये मीडिया भी ना एक सीधे साधे मामले को साजिश और चाल साबित करने पर तुली हुई है। हाँ रजनी जी, और मीडिया के इस सवाल के बाद जनता सीधे सीधे मेरे बारे में सोचे, क्योंकि उसी दिन मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया था। जनता के शक के दायरे में सबसे पहले मैं आऊंगा। ये तो सचमुच में बहुत परेशानी वाली बात है सरकार। आपको पार्टी से निकालकर कहीं जानबूझकर मीडिया वाले परेशान तो नहीं कर रहे हैं? हाँ शंकर प्रसाद जी, आप पार्टी से निकाले जाने पर अपना विरोध जताएं, इस पर कोई कदम उठाएं, उससे पहले ही आपको शक के दायरे में डालने की ये उन लोगों की सचमुच कोई साजिश तो नहीं है। अगर इससे जुड़ा एक सबूत भी मेरे हाथ में आ जाए ना, तो जो 15 करोड़ रुपए मेरे हाथों में आते आते रह गए, वो 15 करोड़ एक बार फिर मेरे हाथों में आ जाएंगे। शारदा आंटी मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, और उनके घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, हम हनीमून पर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हमारे बाद इस खानदान का क्या होगा? क्या ये खानदान खत्म हो जाएगा? बलदेव सिंह का नाम भी खत्म हो जाएगा?